बहुत स्वागत है आपका आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं और समीर चौगांवकर जी हैं। कल बिहार में वोटों की गिनती होगी, क्या एनडीए की सरकार बनेगी जैसा सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं, या फिर होगी कल कुछ उलटफेर होगा और महागठबंधन जो है वो बाजी मार जाएगा। गिनती के दिन तो साहब कुछ भी हो सकता है, और बिहार में तो खास करके पिछला भी और उससे पिछला चुनाव भी, दोनों बार एग्जिट पोल्स कई एग्जिट पोल बहुत गलत हुए थे। खासकर 2015 का मुझे याद है, 2015 में तो इतना एनडीए की सरकार बन गई साहब, आधे दोपहर तक ऐसा लग रहा था एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, क्योंकि उस वक्त तो उधर थे नीतीश कुमार जी, और 2 घंटे में सब कुछ पलट गया था। पिछली बार भी कुछ सर्वेज ये कह रहे थे कि बहुत आगे जाना चाहिए था एनडीए को, कुछ सर्वे कह रहे थे महागठबंधन को बनना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ बीच का सा मामला हुआ और 110 इधर 125 उधर ये सीटें आई थी। तो इस बार भी क्योंकि लगभग सभी कह रहे हैं कि आगे है एनडीए, तो ये भी मान लें तो भी अगर करीबी मामला हो गया तो फिर करीबी मामले में तो कुछ भी हो जाता है, ये चुनाव का इतिहास हमको बताता है। तो चलिए, लेकिन फिर भी हमारा काम है डेटा जो आया उसको एनालाइज अभी आपके लिए करना। तो ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था सर्वे वोट वाइब का, अब मैं आपके सामने रख रहा हूं सर्वे टुडेज चाणक्य का। टुडेज चाणक्य का सर्वे साहब, इनको ख्याति मिली थी 2014 में, जब इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करने पर बंपर सीटें आएंगी और फुल मेजॉरिटी के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी केंद्र में। ये ऐसा कहने वाले इक्का दुक्का लोग थे और यही थे जो बिल्कुल खुलेआम ये बात कह रहे थे, और ये सच साबित हुए। दिल्ली विधानसभा का भी बहुत प्रेडिक्ट किया था। तो मतलब, और ये फिर ये इनको जो लगता है उसमें फिर ये कुछ बचाते नहीं है, पूरा बताते हैं। ठीक है, तो अब ये जो डेटा दे रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये कह रहे हैं 44% वोट मिलना चाहिए एनडीए को, 44% वोट, और महागठबंधन को मिलना चाहिए 38% वोट। तो 6% का अंतर टुडेज चाणक्य का सर्वे बता रहा है एनडीए और महागठबंधन में। 6% में तो 100 सीट का खेल भी हो जाता है, तो ये 6% का गैप बता रहे हैं। क्या सीटों में इतना अंतर है? सीटों में ये बता रहे हैं एनडीए को मिलनी चाहिए 148 से 172, मिडिल ग्राउंड 160, मतलब तो ऑलमोस्ट 100 सीटों का फर्क हो गया, 160। और महागठबंधन को कह रहे हैं 65 से 89, ये है 77। तो 160 एनडीए, 77 उधर, ऑलमोस्ट 90 सीट का फर्क तो है। इन्होंने बता दिया है कि होना चाहिए 6% का अंतर, 160 एनडीए को और 77 महागठबंधन को। ये टुडेज चाणक्य का सर्वे है। तो ये तो बिल्कुल बता रहे हैं कि लहर है, हवा है, सुनामी है, जो मर्जी आप इसको कह ले। 243 की विधानसभा में 160 मायने रखता है आना। अब इनका वोट का मैं प्रतिशत आपको बता दूं, तो वोट में ये कह रहे हैं, पहले मुस्लिम और यादव वोट की कहानी आपको बताता हूं क्योंकि ये इनके हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग है। यादव वोट कह रहे हैं महागठबंधन को मिलना चाहिए 67%, 67%, और एनडीए को 23%। 23% यादव वोट बिहार के ऐसे पोलराइज इलेक्शन में बहुत बड़ा वोट है। अगर एनडीए को 23% वोट आता है मेरी नजर में। मुस्लिम वोट में महागठबंधन को कह रहे हैं 69% और एनडीए को कह रहे हैं 12%। ऐसा ही वोट कुछ वोट वाइब ने बताया मुस्लिम वोट के लिए, और यादवों में भी उन्होंने बताया कि यादव वोट भी कुछ टूट रहा है। तो क्या इसका मतलब यादव और मुस्लिम समाज में लोगों ने, महिला पुरुष दोनों ने कुछ कुछ वोट किया, या महिलाओं ने खासकर ज्यादा वोट किया है इधर? शेड्यूल कास्ट वोट में कह रहे हैं एनडीए 58%, महागठबंधन 26%, दुगने से भी ज्यादा का अंतर बता रहे हैं शेड्यूल कास्ट वोट में। और ओबीसी ईबीसी वोट, अब चूंकि इन्होंने यादव अलग दे दिया है तो ये नॉन यादव ओबीसी प्लस ईबीसी का वोट 55% एनडीए, महागठबंधन 24%। मतलब 50% जो चंक है वोटों का, 50% से ज्यादा ही, उसमें 55% वोट एनडीए को जाएगा इनके हिसाब से, और 24% वोट महागठबंधन को मिलना चाहिए। मोर देन डबल की लीड ओबीसी और ईबीसी के अंदर ये बता रहे हैं। तो इनका जो इन्होंने जातिवार आंकड़ा दिया है, मुस्लिम और अदर्स का डेटा दिया है, वो इनके ओवरऑल वोट शेयर और सीट के साथ मेल खाता है बिल्कुल। ये जो है हमको कहना चाहिए। त्रिपाठी जी, टुडेज चाणक्य। देखिए, टुडेज चाणक्य का जो सर्वे है या एग्जिट पोल है, सब चीज मुझे समझ में आ रही है। एक ही बात मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रही। कई लोग कह रहे हैं, अब वो कुछ देख रहे होंगे तो बता रहे होंगे, जो मुस्लिम महिलाओं का वोट बड़ा सब बता रहे हैं। अगर ये है तो फिर 200 के पहले कहां रुकनी चाहिए गाड़ी? भाई मुसलमानों ने तो जमकर वोटिंग की है ना, तो फिर तो गाड़ी 200 के नीचे रुकनी नहीं चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि मुसलमान वोटर है जो इस बार और ज्यादा मजबूती से तेजस्वी के लिए वोट कर रहा है, जिसकी वजह से वो एनडीए के सामने एक चुनौती की तरह खड़ा है। नंबर के तौर पर मैं भी ये मानता हूं कि सिर्फ भाजपा और जनता दल यूनाइटेड मिलाकर 140 के आसपास पहुंचेंगे, इसलिए नंबर तो उधर जा रहे हैं।
लेकिन जब कोई कहता है कि मुस्लिमों ने बहुत दे दिया, यादव महिलाओं ने ही एक हद तक भी दिया होगा। आप जरा सोचिए, पिछले 20 वर्षों से तेजस्वी यादव, उसके पहले लालू यादव, लालू जी के ऊपर आरोप लग गए तो राबड़ी जी, अब उनको लग रहा है कि फिर से हमारा नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, और ऐसे में वो चले जाएंगे एनडीए की तरफ, नीतीश की तरफ। ये लगभग असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। माने तो 1/4 यादव वोट मिल रहा है एनडीए को। सौरभ, मैं फिर कह रहा हूं 6, 7, 8, 9, 10 पे जैसे जाइएगा हमारा आपका मतभेद हो जाएगा, यादव और मुसलमान दोनों में 6, 7, 8, 9 तक चलिए मान लेते हैं, क्योंकि 100 में 9 लोग जा सकते हैं। 10वां आप जैसे ही कहेंगे मैं कहूंगा आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा, आप यादव और मुसलमान 10% से ज्यादा एनडीए को नहीं मिलेगा, इसके बावजूद 150 पार जाएगी एनडीए। लक्षण ऐसे हैं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि बड़ा सीधा सा उसका कैलकुलेशन है, वो वोट जो है वो लगभग दोनों वोट मिला के जो 28-30% का है वो इंटैक्ट है, उसमें बड़ा हिस्सा उन्हीं के पास जा रहा है। लेकिन उसकी वजह से, जिसको बार बार कहा जाता है कि जो थियरी आती है एंटी वाली, वो काम कर रही है। और मुझे उसमें सबसे ज्यादा जो आंकड़ा दिख रहा है, जैसे सवर्ण वाला जब आप दिखाते हैं तो 14% में से अगर 70%, 80% भी जाएगा तो कितना बनेगा? वो नहीं बनेगा, वो उतना ही बनेगा जितना थोड़ा बहुत सीटों पर आए, जो 50 सीट लाता है। लेकिन जैसे ही ओबीसी और ईबीसी आप कहते हैं कि 52%, 59%, 60%, तब क्लीन स्वीप की तरफ जाता है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने आपने अभी वो कहा ना सवर्ण का डेटा मैं इनका देखता हूं, नोटिस चाणक्य। हाँ सर, आप बोलिए तब तक। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पिछली बार भी यादवों को 10 सीटें जीत करके आई थी भारतीय जनता पार्टी में, और उन 10 में से इस बार 7 सीटें इन लोगों ने काटी थी, रिप्लेस किया था। तो ऐसा नहीं है कि पिछली बार यादवों ने वोट नहीं किया था। और पिछली बार भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का मुद्दा था। उस समय लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री या राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं था। पिछली बार भी कांग्रेस और इनके एक तरीके से घोषित उम्मीदवार थे। इस बार चुनाव उनका उस प्रकार से नहीं चढ़ा जिस प्रकार से पिछली दफा चढ़ा था। यहीं पर मुझे एक कैच दिखता है। तब मुझे लगता है कि ये जो प्रतिशत जो टुडे चाणक्य क्या है, ये तो वही लगभग रिपीट कर रहा है कि उतना ही % वोट जो है वो मुसलमानों को इस बार भी मिला है जो पिछली दफा मिला था। पिछली दफा भी इतना ही मिला था, जितना लगभग इतना ही मिला था। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें शक होता है। मुझे लगता है कि मुसलमानों का वोट 70% से ज्यादा ही मिला होगा आरजेडी के पक्ष में। जो इनका आर्गुमेंट है सर, त्रिपाठी जी का आर्गुमेंट ये है कि इसमें ये मतलब फैक्टर ही नहीं है कि मुस्लिम वोट कितना मिला एनडीए को, उस नहीं मिलेगा तो भी वो 150 कह रहे हैं। मतलब इतना मिल ही नहीं सकता कि वो कुछ ज्यादा असर डाले। वो तो मैं फिर आपसे कहा था कि वो उस चीज को मैंने एक फोकस किया था कि सीमांचल के अंदर यदि बहुत ज्यादा कंसोलिडेट करके आता है तो एक सर्वे ने ऐसा दिया भी है कि पिछली बार सीमांचल वाले इलाके में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन बेहतर कर रही थी, इस बार थोड़ा कम कर रही है। हाँ। इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम वोट ज्यादा कंसोलिडेट किया है, और जैसे ही ओवैसी की पार्टी कमती है आरजेडी वहां पर बढ़ेगा। टुडेस चाणक्य ने, फिर मैं बता दूं, टुडेस चाणक्य जो ये कह रहा है कि 160 सीट आनी चाहिए एनडीए की, वो यादव और मुस्लिम वोट कुछ कुछ दे रहा है। 1/4 यादव वोट भी कह रहा है एनडीए को जाएगा, 12% जो है मुसलमान का वोट भी जाएगा। मुझे हैरानी हुई जब इन्होंने बताया कि ब्राह्मण, बनिया एंड राजपूत अपर कास्ट वोट जो है ये कह रहे हैं 63% ±3, 60% मानिए 60% अपर कास्ट वोट जो है वो एनडीए को मिल रहा है। तो यहां तो वैसा कंसोलिडेशन तो नहीं है जो होना चाहिए था, या जो होता आया। पिछली बार भी हुआ था, ऐसा ही हुआ था। मैं वही तो कह रहा हूं। कई ऐसे सर्वे दिखा रहे हैं कि जैसे अपर कास्ट में आप किन को लेते हैं, भूमियार को लेते हैं, ब्राह्मण को लेते हैं, कायस्थ को लेते हैं। कायस्थ का वोट स्प्लिट नहीं करता है, जनरली वो एनडीए के साथ होता है। रह गई बात ब्राह्मण का, भूमिहार का, भूमिहारों का वोट भी नहीं जाता था, लेकिन इस बार तो 18% के आसपास शिफ्ट दिख रहा है वोट यादव उधर। हाँ? महागठबंधन को एक आध सर्वे ऐसे निकाल करके बता रहे हैं। हाँ, तो ये ओवरऑल 18% 18% इसलिए क्योंकि 7 कैंडिडेट दिया है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जाति इंपॉर्टेंट कई बार ये हो जाती है जहां पर वोट शिफ्ट कर जाता है। इसके बाद एक लाइन बस, इसका मतलब ये प्रचंड जीत जो प्रेडिक्ट कर रहा है एनडीए की टुडेस चाणक्य, वो बेसिकली कह रहा है यादव, ओबीसी और माफ कीजिएगा दलित, ओबीसी, ईबीसी वोट से मेजॉरिटी
क्योंकि वो shift उसमें हुआ है। उसमें महिला को जोड़ दीजिए, 70% महिला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी। जो हो सकता है कि यादव महिलाएं भी वोट की हों, कुछ मुस्लिम महिलाएं भी वोट की हों। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती हैं, 8 करती हैं, 10 वोट करती हैं, 20 वोट करती हैं। ठीक है सर। हो सकता है क्या शायद इस बार मुस्लिम महिलाएं अलग तरीके से वोट करेंगी। लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं दिखा था, इसलिए थोड़ा सा शक होता है। 44% वोट अगर किसी को मिल रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि 1-2 वर्गों की हाई कंसोलिडेटेड वोट से मिलेगा, उसको ओवरऑल वोट मिलता है फिर। देखिए, जो बात हो रही, चाहे सवर्ण में राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ उनकी बात करें तो कायस्थ तो उसमें सचमुच बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। जो आप कह रहे हैं कि चला गया ना, वो इसलिए चला गया कि राष्ट्रीय जनता दल में ढेर सारे भूमिहार और राजपूत और ब्राह्मण प्रत्याशी दिए हुए हैं। जो यादव आप कह रहे हैं वो यादव प्रत्याशियों तक है, लेकिन इस बार जो एनडीए के यादव प्रत्याशी हैं वो कम है। उसको भी तो आप जरा जोड़िए ना। पिछली बार जो मिला था क्योंकि वो प्रत्याशी ज्यादा थे, यादवों का भी वोट लोकसभा के समय में नरेंद्र मोदी के साथ जाता है। ये मतलब अब तो ओपन सीक्रेट होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में जाता है, लेकिन विधानसभा आते ही वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के साथ मतलब बहुत कंसंट्रेट हो जाता है। ठीक, अब मैं आपको एक बयान सुनाता हूं पप्पू यादव का। कल से तेजस्वी जी जो बातें कह रहे हैं उनको बहुत रीड बिटवीन द लाइंस किया जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा भी लग रहा है कि, और मैंने कहीं किसी को पत्रकार को एक पोस्ट डालते हुए ये भी देखा कि अगर चुनाव में एनडीए की सरकार बनी कल को तो बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों की विरोध की तैयारी है इस बार, जो मतलब महागठबंधन से जुड़ी पार्टी के विपक्ष की, ऐसा पत्रकार ने लिखा हुआ था। पप्पू यादव की बात आप सुनिएगा तो जोड़िएगा फिर। नहीं, लेकिन सर ने कहा, सर एक बार फिर से आप ये क्या कह रहे थे? क्या पत्रकार कर रहे हैं ये पत्रकार नहीं करेंगे। अच्छा। पत्रकार ने लिखा है कि ये विपक्षी पार्टियां करेंगी, आरोप लगाएंगे गड़बड़ हुआ चुनाव में। पप्पू यादव की बात सुनिए। आज की रात भारी है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, मैं कल ही कह चुका हूं सुबह में कि 8 और 18 तक मिनिमम महागठबंधन की सीटें हैं, मैक्सिमम 23, 24, 25 हो सकते हैं। बेईमानी यदि ना हो तो महागठबंधन की सरकार बनना तय है। करो मरो का ये चुनाव है, मरता क्या नहीं करता। अंजाम जितना भारी हो परवाह मत कीजिएगा। जी के क्या करना है जब हम अपने अधिकार की हिफाजत नहीं कर पाएंगे? कब तक इन दरिंदों के हाथ पीसते रहेंगे? इंडिया गठबंधन की सरकार बने, इसके लिए कुर्बानी देनी होगी। यदि उधर बंदूक, पुलिस, ताकत है तो हमारे पास जनता है। गोली खाने की हिम्मत है, मरने की हिम्मत है। सुन रहे हैं आप? समझे आप क्यों मैं ये बात कह रहा था? जीके क्या करेंगे जब अधिकार छिन जाएगा? गोली खाने की ताकत है, हमारे पास जनता है। क्यों भाई, क्यों कर रहे हैं ऐसी बात? और यही आपको अपनी ही मर्जी का चुनाव लिखाना था तो भाई जिस दिन डेट अनाउंस हुई थी, जैसे मैं कह रहा था, उसी दिन लिखा लेते। फिर चुनाव में क्यों 2 महीना आप इतना पसीना बहाया है? मैं कह रहा हूं आपसे, ये बात कई जगह से आ रही है कि चुनाव परिणाम अगर महागठबंधन के पक्ष में नहीं हुआ तो तैयारी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों की है। नहीं, विरोध ये तो गोली खाने तक चले गए। खुले आम है कि हम विद्रोह करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, गोलीबारी चलेगी, हम उसके लिए तैयार हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये और ये राहुल गांधी की नसीहत है। एक सेकंड। हाँ सर। पप्पू यादव जी बड़े नेता हैं, एमपी है, सब कुछ है। अगर ये बात वो चुनावों से 15 दिन पहले, मतलब जब वोटिंग से पहले कह देते कि भाई मरना पड़े जीना पड़े चुनाव के लिए लग जाओ, तो ये आज नहीं कहना पड़ता ना। चुनाव में उसी ताकत के साथ लग जाती कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन, तो फिर तो इस बात को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और मुझे नहीं लगता कि कोई जनता इस तरह से सड़क पर आने वाली है। नतीजे जो भी आएंगे, ये तो धमकी दे रहे हैं ना। धमकी ठीक है, उनको धमकी देने दीजिए, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता टूडे चाणक्य ने बीजेपी जेडीयू की सीट्स अलग अलग की है क्या इसमें? नहीं, अभी तक तो नहीं है इसमें। जैसे वोट वाइब में उन्होंने और एक्सिस माई इंडिया में दोनों ने बीजेपी को कम सीटें दी है जनता दल यूनाइटेड से, ठीक है। उसको मैं इस कनेक्शन में कह रहा हूँ कि जो मुस्लिम वोट्स की बात हम कर रहे हैं, उसमें जो मुझे पटना में, बिहार में भी जो जानकारी मिली बात से कि मुस्लिम वोट अगर इनको मिल रहा है
एनडीए को, जेडीयू को, तो वो जेडीयू को मिल रहा है। और वो वोट नहीं, उसका कारण समझिए। उसका कारण यह है कि वो समझते हैं कि बीजेपी को बहुत ताकतवर बनाने से रोकने के लिए जरूरी है कि जेडीयू जिंदा रहे, जेडीयू को खड़ा करना जरूरी है, मतलब उसको रखना, बचाए रखना जरूरी है। इसलिए मुस्लिम वोट वहां पर आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा जेडीयू को मिल रहा है, लेकिन उसके थॉट प्रोसेस की बात यह है कि वो समझते हैं कि तो शायद इसलिए ये 12% वोट दिखाई दे सकता है कि वो समझें कि भाई जेडीयू को मजबूत बनाए रखना। कमेंट जरा, ये पप्पू यादव जी की बात पर गोली खाएंगे, खा लेंगे, लेकिन न्याय नहीं सहेंगे, गिनती से एक दिन पहले कह रहे हैं। देखिए, तो पहले से तय था कि जिस तरीके से अब ईवीएम पे आरोप लगाते थे और राहुल गांधी ने जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा निकला थी, और तेजस्वी यादव ने चुनाव के पहले कहा था ना कि हम चुनाव का बहिष्कार करने की सोच रहे हैं। अगर चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव को भरोसा नहीं है, अगर चुनाव आयोग पर राहुल गांधी और पप्पू यादव को भरोसा नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि फिर चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था। चुनाव हम लड़ेंगे, चुनाव आयोग ने जो तय किया उसके मापदंड के अनुसार हम लड़ेंगे, लेकिन चुनाव परिणाम को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अगर का परिणाम महागठबंधन के पक्ष में आता है तो चुनाव स्वीकार है इन्हें कि बहुत निष्पक्ष चुनाव हुआ है, फेयर चुनाव हुआ है, तब कोई शिकायत नहीं होगी। अगर चुनाव हार जाते हैं तो ये कह देंगे कि ईवीएम में गड़बड़ हुई, वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली थी, जो वोट काटे गए थे, हमारे वोट काटे गए, इसलिए हम चुनाव हार गए हैं, और फिर ये उपद्रव करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस तरह के जो विचार है और इस तरह की जो बात पप्पू यादव कर रहे हैं बहुत खतरनाक है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, हार जीत होती रहती है, आप गरिमापूर्ण तरीके से हार स्वीकार कीजिए, अगले चुनाव के लिए तैयार कीजिए। आप यह कहना कि लोकतंत्र में हम चुनी हुई सरकार के खिलाफ बगावत कर देंगे, चुनाव आयोग को नहीं मानेंगे। सर एक क्यों 3 बयान सुना दिए ना आज हमने। पप्पू यादव तो खुल के कह रहे हैं गोली खा लेंगे हम। ये सीधे सीधे तेजस्वी क्या बोले? तेजस्वी ने भी तो यही बोला, बेईमानी नहीं सहेंगे। राहुल गांधी भी यही कहते हैं, अगर एनडीए जीत गया तो बेईमानी। सौरभ जी, राहुल गांधी भी यही कहते हैं, अगर राहुल गांधी भी यही कहते हैं, अगर राहुल गांधी हिंदुस्तान के अंदर होते तो राहुल गांधी का भी यही बयान आता। अब राहुल गांधी जब लौट कर आएंगे, जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो जाएगा, तब वो कहेंगे कि अब हम सड़क पर उतरना है। तो मुझे लग रहा है ये बहुत खतरनाक है। और कल तो फोटो आ गई ना, वो तो कहीं एयरपोर्ट की तस्वीर भी आ गई, बाहर गए हुए राहुल गांधी। सर 2-3 मिनट है तो मैं जल्दी से 2 सर्वे, एक जो कल आया था, दोनों एक्चुअली कल आए थे। एक सीएनएक्स का सर्वे था, ये भी एनडीए को 150 से 170 सीटें दे रहे हैं, महागठबंधन को 70 से 90। ये टुडेज चाणक्य वाली लीग है पूरी, ठीक। ये 160 निकलता है इनका मिडिल पॉइंट एनडीए का, टुडेज चाणक्य का भी 160 है। जन स्वराज को 2 सीटें, ये सब जैसे बाकी सर्वे ने दिया। एक एक्सिस के सर्वे की चर्चा नहीं, क्योंकि इन्होंने सर्वे अत्यंत डिटेल में किया है, मतलब ऐसे ऐसे उसमें पॉइंट निकाले हैं। मैं पूरा डिस्कस करूं तो 2 घंटे इसी में निकल जाएंगे। वोट शेयर में 2% का अंतर, एनडीए को ज्यादा इन्होंने आगे बताया है। सीटें जो हैं इन्होंने मेरे ख्याल में 145 जहां उनका 145 सीटें शायद दी थी, जहां एक्स नहीं, मीन जो है 135 के करीब बना है। 135 मीन था इनका, 121 से शुरू किया है, 121 से शुरू किया है और 142। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मीन का 130 है सर, मीन 130 मीन 130 है। तो ये 130 एनडीए को कह रहे हैं और लगभग 110 के आसपास कह रहे हैं महागठबंधन। इनका महागठबंधन 2% वोट का अंतर है और 20 सीट का अंतर मोटा मोटा, ठीक है। 130 सीट कह रहे हैं एनडीए को आएगी, क्लोज बता रहे हैं मामला। ये नंबर 1 पार्टी ये बता रहे हैं आरजेडी को, जिनका 67 से 76। नंबर 2 पार्टी बता रहे हैं जेडीयू को 56 से 62। नंबर 3 बता रहे हैं बीजेपी को 50 से 56। कांग्रेस को इन्होंने बताया अच्छा करेगी 17 से 21, 19 सीट जितनी ये अभी इस बार बता रहे हैं। पिछली बार 70 सीट लड़के आई थी कांग्रेस को, इस बार तो 60 ही सीट लड़ रही है वो। तो इसका मतलब कांग्रेस, इनके हिसाब से कांग्रेस को अच्छा करना चाहिए। और उधर एलजेपी को लगभग 14 सीटें, 13 सीटें, हमको 2 से 3, आरएलएम को 2 से 4। हाँ सर, इस पर कुछ कहना है? मैंने कहा ये दोनों चीज़ों, इसमें जो सबसे सरप्राइजिंग यदि कहा जाए कि एक तरफ 130 सीटें कर रहे हैं, फिर बीजेपी तीसरे नंबर पर पार्टी हो, तो ये थोड़ा सा एक कंट्राडिक्शन लगता है। और यदि आरजेडी नंबर 1 पार्टी बनती है और कांग्रेस भी अच्छा कर रही है, तो फिर वो क्यों पीछे रहेगी पार्टी? क्योंकि दोनों बेहतर अच्छा करेगी, दोनों बेहतर। माले भी है, माले भी कम से कम 12 माले भी है, जीतेगी। माले के लिए तो उन्होंने कम कहा है, माले कम बताया, माले कम बताया, लेकिन मतलब वो इतना मुश्किल नहीं लगता मेरे को। इसी में है कि भाई क्या बीजेपी 3rd नंबर की पार्टी हो सकती है? सर अब ब्रॉडली एग्जिट पोल्स की 3 कैटेगरी, आप ही बोलिएगा, मैं बस इतना बता रहा हूं। जितने एग्जिट पोल आए, कम से कम 12-14 एग्जिट पोल आ गए 2 दिन में। 3 कैटेगरी है एग्जिट पोल की। एक कैटेगरी जो कहती है बंपर एनडीए की जीत 150 पार 160। दूसरी कैटेगरी है कंफर्टेबल मेजॉरिटी 140 प्लस। और एक तीसरी कैटेगरी है जो कह रही है 130, उधर 110, ऐसा वाला मामला। लेकिन तीनों ही सूरतों में जीत एनडीए की है, एक क्लोज फिनिश, एक कंफर्टेबल फिनिश और एक बंपर फिनिश। ये 3 कैटेगरी है मोटी। अब आप बोलिए। लेकिन सरकार बनने में तो जो आगे मतलब तीनों के हिसाब से आगे एनडीए, ये है बेसिक बात ना उसमें। नहीं, मैं कुछ
बता रहा हूँ, फिर आप लोग सोचिएगा इसको। जो गवर्नमेंट, जो स्कूल कभी नहीं गए, जो 9वीं तक गए, जो 10वीं पास हैं, जो 12वीं पास हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो प्रोफेशनल डिग्री एजुकेशन वाले हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो लेबर हैं, जो फार्मर हैं, जो स्किल प्रोफेशनल है, बाप रे हम थक गए। मैं कहता हूं बहुत डिटेल है गुप्ता जी क्या हो गया आपको? आपका लहरा गया एग्जिट पोल, आपको सबने देखा, निजी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सर्वे लग रहा है कि जैसे कुछ ऐसा कर देना है जो अभी आपने कहा ना सौरभ जी कि 2 घंटे बात करें, वो यही चाहते हैं कि इस पे लोग बात करते रहें कि इतना बड़ा सर्वे, इतना डिटेल्ड सर्वे कोई और सर्वे कर नहीं सकता। ऐसे नहीं होता है भाई, संभव है क्या इस तरह का सर्वे करना? और दोनों ही बातें एक ही सांस में कैसे कहेंगे आप? एनडीए सरकार बना रही है, भाजपा तीसरे नंबर की पार्टी है। जो सर्वे की दिशा है उससे चूंकि निजी तौर पर मैं सहमत हूं तो मुझे ठीक लग रहा है। हो सकता है कि गलत हो जाए तो मैं भी गलत साबित होऊंगा, एग्जिट पोल भी गलत साबित होंगे, लेकिन दिशा वही है। और ये संतुलन बिठाने की कोशिश में जो एग्जिट पोल हुए हैं उनको बचना चाहिए, उनकी साख उससे और गड़बड़ होती है।